देखिए, जो बांग्लादेश की मूवमेंट का आपने ज़िक्र किया, अगर आप उधर देखें वहाँ पे एहतजाज हुआ, गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से मुख्तलिफ़ नौइयत का वहाँ पे एहतजाज होता रहा। अब इसमें मुख्तलिफ़ बातें सामने आ रही हैं कि हसीना वाजिद साहिबा ने ये किया, उनकी हुकूमत ने वो किया। ये भी कहा जा रहा है कि एक हमसाया मुल्क जो भारत है उसके साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, उस वजह से भी अवाम अपसेट थी। लेकिन जो बुनियादी वजह है हसीना वाजिद साहिबा की डाउनफॉल की, वो उनकी भारत से कुर्बत नहीं, अपनी अवाम से दूरी है। अगर वहां पे आप देखें जो प्रोटेस्ट हो रहा था, अवाम किस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही थी कि हसीना वाजिद साहिबा क्या कर रही थी? एक तो वो इंतखाबात जिस तरह के करवाए गए उसमें धांधली हुई, उसके बाद फिर इस किस्म की कानून साजी करना कि अपने लोगों को एडजस्ट करना है, अपने इक्तदार को दुआम देना है, फिर पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करना। तो हसीना वाजिद साहिबा का जो दौरे इक्तदार था, ये वाला, इससे पीछे वाला, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था और अवाम की उनको हमायत हासिल नहीं थी। ऑल्दो कि उनका जो एक बड़ा पावरफुल नेबर है भारत, उसकी हमायत उनको हासिल थी। लेकिन अगर आपके पीछे अवाम की बैकिंग ना हो जमहूरियत में, तो फिर हुकूमत चलाना जो है वो आसान नहीं होता। और इसके साथ साथ आप तमाम इंपॉर्टेंट ओहदे देख लें, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में हो, सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट में हो, सारे हसीना वाजिद ने अपने बंदे लगाए हुए थे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, लेकिन आखिर में कोई भी काम नहीं आया। क्यों? इसलिए कि अवाम आपके साथ नहीं थी। जहां तक जो आपने ये पूछा कि पाकिस्तान में इसके लिए क्या सबक है, देखें वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है बांग्लादेश की, हमारी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। यहाँ पे ऑब्वियसली अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत वो जो एक रेजिस्टेंस करते हैं वो करते हैं। एक सूबे के अंदर उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन चैलेंजेस यहाँ पे भी वैसे ही हैं। अगर आपके पास अवामी पावर नहीं होगी, अवामी मैंडेट नहीं होगा, तो फिर आप वो जो मॉडल है जी कि मईशत बेहतर हो जाएगी, यहाँ पे तो कुछ दानिश्वर ये भी कहते रहे कि बांग्लादेश मॉडल लेके आएंगे। तो आज बांग्लादेश मॉडल के साथ जो हुआ, तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानी मॉडल ही सूट करता है और पाकिस्तान में मॉडल यही होना चाहिए कि जिसको अवाम की बैकिंग है वो हुकूमत में हो। देखिए, आज की जो डीजी ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ख्याल में ये तसलसल है। अगर आप उनकी माजी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, उसमें वो एक ही बात कहते हैं कि जनाब सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, जो हमारा मौक़िफ़ 7 मई को था अभी हमारा मौक़िफ़ वही है। तो उसमें तो मुझे कहीं पर भी कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। उन्होंने बहुत सारी जो वो काम कर रही है पाक आर्मी मुख्तलिफ जगहों पे, उसके हवाले से डिटेल्स वगैरह बताई, फिर कुछ जो क्वेश्चंस उठे उनका भी उन्होंने जवाब दिया। तो मेरे ख्याल में एक रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ऑल्दो कि हमारे जैसे सहाफ़ियों की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ उसमें से सियासत निकालें, क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे ये कोई तासुर मिले कि जैसे हुकूमत के साथ कोई ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है या कहीं और कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स कुछ चल रहा है, कोई डील होने वाली है, इस तरह का तासुर मुझे कतई नहीं मिला। देखें, जो आपने क्वेश्चन किया उसका एक हिस्सा ये है कि इमरान खान आपको किस तरह बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, अगर इमरान खान को लीगली और कानूनी तौर पे बाहर लाना है तो मुझे नहीं लगता कि 2 हफ्ते से भी ज्यादा कोई उनको अंदर रख सकता है। जिस किस्म के भोंडे केसेस हैं उनके ऊपर, वो सबको सामने पता है। तो इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल काट रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह सियासी है। हुकूमत एक केस में अगर उनको जमानत मिलती है तो दूसरे केस में उनको अंदर कर देते हैं। तो इमरान खान साहब सियासी कैदी हैं इस वक्त, और ऑब्वियसली जब कोई सियासी कैदी हो तो उसकी रिहाई में सियासत का यकीनन किरदार होता है। क्या इस वक्त जो है कोई ऐसी बात हो रही है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब बाहर आएंगे? मुझे नहीं लगता। लेकिन जिस किस्म के ये केसेस हैं, जब ये केसेस आला अदलिया में जाएंगे तो वहां पे इनका सस्टेन करना या इनका एक तरीके से उनको कायम रखना मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो तभी इमरान खान साहब के लिए मुझे लगता है कि उनको मिलेगी, वहां से रिहाई मिलेगी या कानूनी रिलीफ आप कह सकते हैं। इसलिए कि 9 मई के केस में 1 साल बाद गिरफ्तार किया। लाहौर हाई कोर्ट में गए तो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, रिटन ऑर्डर मौजूद है अभी, जिसमें उन्होंने लिखा कि 9 मई के हवाले से प्रोसिक्यूशन ना कोई ऑडियो एविडेंस जमा करवा सकी है, ना ही कोई वीडियो एविडेंस जमा करवा सकी है। अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो ये तो ऐसे कहते हैं कि जनाब सब कुछ हमारे पास है, हुकूमत वाले कहते हैं जी ये भी है वो भी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास कुछ भी नहीं है। तो हकीकत यही है कि इमरान खान साहब सियासी कैदी हैं और वो सियासत के नतीजे में ही बाहर आएंगे, या फिर आला अदलिया में जब केसेस आएंगे तब वो बाहर आएंगे। देखें, जो स्वाबी का जलसा है, अब इसमें अगर आप जलसे को देखें, साइजेबल पॉपुलेशन वहां पे गई। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वाबी का जो जलसा हो रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3rd या 4th टियर क़यादत कर रही है। वहां पे तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं है, वहां पे तो चौधरी परवेज इलाही साहब भी नहीं। ये सारे वो लोग हैं जो या तो नए आए हुए हैं या ये 3रे या 4थे दर्जे की क़यादत है। उसके बावजूद इतना बड़ा शो होना मेरे ख्याल में बड़ा इंप्रेसिव है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस वक्त जमात भी पॉपुलर है उनकी। बाकी जो पंजाब के अंदर वो क्यों नहीं कर रहे, आपका ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप एक छोटा सा तजर्बा कर लेना, कल आप गले में PTI का मफलर डालें
اور نکل جائیں لاہور کی سڑک پہ کسی بھی پنجاب کے شہر میں اور 4-5 نعرے لگائیں عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد، تو اس کے بعد پھر وہ دیکھیں آپ کے ساتھ انتظامیہ کیا کرتی ہے۔ تو اگر آپ کی پھر جب ضمانت ہو جائے گی، آپ جب باہر واپس آئیں گے تو پھر آپ جائیے گا دوبارہ، آپ اس دفعہ نون لیگ کا اٹھائیے گا جھنڈا اور نعرے لگائیے گا، دیکھنا ہے پولیس والے آپ کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ ایشو یہ ہے کہ ریالٹی یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت ان کو کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ عدالت سے اجازت ملی، ڈی سی مجبور ہوا اجازت دینے کے لیے، کمشنر نے نیا آرڈر نکال دیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کو سیاست آئین اور قانون کے دائرے میں کرنی ہوتی ہے، تو آئین اور قانون کے دائرے میں تو رہ کے پھر اسی قسم کی احتجاج ہو سکتا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں عمران خان اس وقت جیل اپنی پارٹی لیڈرشپ کی وجہ سے نہیں ہے، نہ ہی وہ اس وجہ سے جیل میں ہے کہ ان کی پارٹی کوئی بہتر حکمت عملی نہیں بنا رہی۔ یہ جو پورا میرے خیال میں تھیسس یا آئیڈیا ہے یہی فلاڈ ہے۔ یہ اور دوست بھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی بات، لیکن میں اس پہ ٹو بی آنیسٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ عمران خان صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں اور حکومت نے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر حالت میں ہم نے قید میں ان کو رکھنا ہے۔ تو آپ جو مرضی اسٹریٹجی بنا لیں تو وہ تو آگے سے وہ کہتے ہیں جناب ایک کیس سے چھوٹیں گے، اور یہ کوئی بات یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ پرائیویٹ محفلوں میں کہتے ہیں، یہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کوئی اور کیس بن جائے گا، کسی اور کیس میں ان کو گرفتار کر لیں گے، تو اس میں پھر آپ کیا حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ جہاں تک ان فائٹنگ کا تعلق ہے، دیکھیں اچھا لگے یا برا لگے، انفارچونیٹلی ہماری پاکستان کی سیاست پرسنالٹیز کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف صرف عمران خان صاحب کی ذات ہے، چاہے کوئی بھی کتنا بڑا لیڈر ہو، میرا نہیں خیال کہ اس کے لڑنے سے یا اس کے جانے سے اس وقت کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ جماعت کے اندر کشمکش چلتی رہے گی، لیکن اس سے کیا کوئی ووٹ بینک ٹوٹے گا، کیا تحریک انصاف کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی ووٹر کی نظر میں، وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں یہ جو آپ کو کوشچن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی ایکسٹینشن کے حوالے سے کچھ کلیئر کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو ساری بیسیکلی سازشی تھیوریز اس وقت فلوٹ کر رہی ہیں، مختلف خبریں فلوٹ کر رہی ہیں، لوگ بحث بھی اس پہ کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کا جو اپنا کنڈکٹ ہے وہ بھی آپ دیکھیں، یہ وہی حکومت ہے، یہ وہی وزیر اعظم ہیں، یہ وہی وزیر قانون ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 مہینے پہلے نامزد کر دیا تھا، ان کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا ان کا کہ یہ ہمارے اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا؟ تو اگر حکومت آج نوٹیفیکیشن جاری کر دے تو ابھی اسی وقت یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو کلیئر کریں، میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا فرض ہے یا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کلیئر کریں، وہ تو ایک معزز عدالت کے جج ہیں، وہ اپنا کام جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ حکومت کا فرض ہے۔ اور میرے خیال میں حکومت جو ہے اس کی جانب سے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا یہ انتہائی پریشان کن ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہی لوگ ایک چیف جسٹس کا 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، لیکن منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ لوگ اتنے ریلکٹنٹ کیوں ہیں؟ دیکھیں نیشنل گورنمنٹ والا ماڈل تو پہلے ہی فلاپ ہو چکا ہے۔ یہ بنگلہ دیش ماڈل کی بات کرتے تھے دانشور، اب نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو بنگلہ دیش ماڈل کی تو آج جو کامیابی ہم نے دیکھی اور پوری دنیا نے دیکھی، اب یہ جو نیشنل گورنمنٹ ہے، جو اس سے پہلے پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی، 13-14 اس میں جماعتیں تھیں، اب اس میں اور کیا انہوں نے کس کو، محمود غزنوی کو شامل کرنا تھا؟ سارے لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے، اب یہی ہے کہ پوتن کو بھی اس میں شامل کر لیتے یا یوگوسلاویا سے لوگوں کو بلا لیتے، اور کس کو انہوں نے شامل کرنا؟ نیشنل گورنمنٹ بھی یہاں پہ بنی اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ صرف ایک شخص ہے جو برائی کی جڑ ہے اور وہ اس کے تمام مسائل اس کے ساتھ ہیں، وہ جائے گا تو ہم آئیں گے اور سب کچھ حل کر دیں گے۔ تو اس نیشنل گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس نے نیشنل ڈسگریس کروائی پوری دنیا میں ہماری، کہ جس قسم کے ابھی حالات ہیں کہ جدھر وہ جاتے ہیں دنیا ان کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، انویسٹمنٹ ادھر کتنی آ رہی ہے۔ تو نیشنل گورنمنٹ کوئی یہاں پہ حل نہیں ہے، جو روز نئے حل پیش کیے جاتے ہیں نا، ایشو یہ ہے کہ یہ اس قسم کے حل جو ہیں آپ بنیادی طور پہ کر رہے یہ ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے اوپر حل پھیر رہے ہیں۔ آپ کا آئین اور قانون آپ کو ہر چیز کا حل دیتا ہے۔ 50 برس قبل ہمارے بزرگوں نے ایک آئین ہمیں دے دیا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے، کیا آئین نے آپ کو 8 فروری کو حل نہیں دیا تھا؟ اس دن دانشور کدھر تھے؟ اس دن دانشور کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ آج کل کے دور میں عوام کے شعور کی ایسے توہین نہیں کر سکتے۔ آپ جو عوام کا رائٹ ہے وہ ان کو دیں۔ اب آپ کے کالموں سے تو اس ملک کا حل نہیں نکلے گا، نہ ہی آپ کے تجزیوں سے یا آپ کے ٹی وی پروگرام سے یا بند کمروں میں بیٹھ کے تو اس ملک کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ اس ملک کے جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پاکستان کے عوام ہیں، ایک دفعہ ان کو بھی آزما لیں۔
सारे अक्लमंद तो हमने आजमा लिए हैं ना, जितने उन अक्लमंदों ने हमें जहां तक पहुंचाया है वो हमारे सामने है। तो एक दफा जिनको आप कम अकल समझते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जिनको आप कम तर समझते हैं, एक दफा उनको मौका दें, यकीन कीजिए वो अपने लिए बेहतर फैसला करेंगे। देखिए, जहां तक सारे सियासतदानों का इकट्ठा बैठना है और किसी चीज के ऊपर मुत्तफिक होना है, ये बड़ी अच्छी बात है, इन थ्योरी होना चाहिए, लेकिन ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। अब आप क्या अमेरिका में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स इकट्ठे बैठ जाएंगे किसी मसले पे और कहेंगे वो इकट्ठे हम इस पे बैठ जाते हैं और ये मसाइल हल कर लेते हैं? नहीं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का जो भी इख्तलाफ होगा वो आइन के दायरे के अंदर है। आज जो ये इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं कि जी वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, तो क्या ये वही जरदारी साहब नहीं जिन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा था कि वो हमसे फार्मूले पूछ रहे हैं, तो हमने उनको कहा कि पहले इसको फारिग करो फिर हम अगली तुमसे बात करेंगे? तो वो किसका जिक्र कर रहे थे? यही मरियम बीबी और मियां साहब के बयानात सुन लें, उस वक्त वो क्या कहते थे, बिलावल साहब क्या कहते थे कि इमरान खान से तो हमारी लड़ाई नहीं है, लाने वालों से लड़ाई है। तो अभी भी इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि जनाब इनसे तो हमारा कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी पता है कि जब आपके एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होते हैं तो आप पैगाम नहीं इस तरह भेजते मीडिया के जरिए कि मैं आपसे मुज़ाकरात करता हूं, वो बैकग्राउंड में मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, जिस तरह मौजूदा हुक्मरानों के हुए। आपको अब ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद बताया कि जनरल फैज़ ने उनको बुलाया, उनकी मुलाकात हुई। तो ये छुप के ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं, बुनियादी तौर पे वो एक नैरेटिव सियासी बना रहे हैं जो आलमी सतह के ऊपर वो रीइंफोर्स कर रहे हैं कि इस वक्त जो हुक्मरान हैं ये खटपुतली हैं और इनकी कोई सियासी वक़्त नहीं है। और फिर आप उसका एक नतीजा भी देखते हैं, आलमी सतह के ऊपर एक रिएक्शन भी आता है, करारदादें भी आ रही हैं, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि इमरान खान साहब की सियासी हिकमत अमली है क्या। वो कोई पैगाम उसके लिए नहीं भेज रहे। अगर उन्होंने मुज़ाकरात के लिए पैगाम भेजना हो तो वो तो अली अमीन के जरिए भिजवा सकते हैं, बहुत सारे सीक्रेट पैगाम भिजवा सकते हैं। वो इनको सियासी तौर पे कमतर दिखाने के लिए ये बयानियां अपनाए हुए हैं। देखिए, इस सारे हालिया हमारी तारीख में, सियासी तारीख में जो पीपल्स पार्टी का किरदार है वो मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके ऊपर पूरा थीसिस लिखा जा सकता है। ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, इस वक्त जो ख्वातीन वर्कर्स के साथ हो रहा है, जो जेलों में हैं, जो लोग रिहा होते हैं उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, जिस किस्म का यहाँ पे मुकदमात कायम होते हैं, जिस किस्म की यहाँ पे हरकतें हो रही हैं, उन सब में अगर नून लीग का 25% हिस्सा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 75% हिस्सा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर चीज में बराबर की जिम्मेदार है। लेकिन वो तासुर ये देते हैं कि जैसे वो लोग जो है इस वक्त नॉर्वे में बैठे हुए हैं और वो नॉर्वे की सियासत कर रहे हैं, और बिलावल साहब जो है वो स्कैंडिनेविया के किसी मुल्क के इस वक्त जो है वो लीडर हैं या वहां के वो वजीर खारजा हैं। बिलावल ने क्या किया, पीडीएम की पहली हुकूमत में बिलावल ने जहाज का इंजन नहीं ठंडा होने दिया, पूरा दुनिया वो फिरता रहा, पूरी दुनिया उसने देखी, वो सब जगह पे गया सिवाय अफगानिस्तान के। और अब वो ये तासुर देते हैं कि जी हमारा तो इससे ताल्लुक नहीं, हुकूमत ये करेगी। नहीं, आपकी हुकूमत है। बिलावल के पापा जो अगर आज सदर बने हैं वो किसके वोट से बने हैं? वो मरियम के पापा की मर्जी से बने हैं, वो मरियम के चाचू की मर्जी से बने। और मरियम के चाचू अगर आज हुकूमत में है तो वो भी बिलावल साहब की जो है पापा के वोटों से बने हुए हैं। तो ये सारे फैमिली बिजनेस है, ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और सब कुछ मिल के कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार है मेरे ख्याल में, टू बी ऑनेस्ट, इज वेरी डिसअपॉइंटिंग।